हेलो गाइस। गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड साइंस के। मतलब जैसे हमने दोस्तों राजन सीरीज के दो बहुविकल्पीय प्रश्न और थे, अति लघुत्तरीय प्रश्न, उनको मैंने करा दिया था। लेकिन अब ये जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जैसे पहला चैप्टर आपके उसमें जैव विकास है, तो उसके मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, जैव विकास के प्रमाण क्या हैं। तो दोस्तों जैव विकास के प्रमाण निम्न है। पहला है दोस्तों, जीवों जंतु व पौधे की तुलनात्मक शरीर रचना। प्रमाण दोस्तों मतलब जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना। फिर दूसरा शरीर क्रिया विज्ञान। तीसरा है आनुवंशिकी आदि। ये है दोस्तों प्रमाण का मतलब जैसे होता है क्या है, साक्ष्य जैसे बोला जाता है, कोई जैसे कोई घटना हो जाती है, बाद में जैसे वहाँ जाया जाता है या कोई जो टीम होती है तो बोलते हैं या ऐसे प्रमाण मिले, वही है दोस्तों कि जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवंशिकी आदि। फिर दूसरा क्वेश्चन है जैव विकास क्या है। तो जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिया है। तो जैव विकास क्या है ये पूछा गया है। तो जैव विकास धीरे धीरे चलने वाली मतलब वह क्रमिक परिवर्तन है। मतलब क्रमिक मतलब क्रमवार, ये नहीं कि एक बार ही। क्रम का मतलब जैसे एक दो तीन, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब जो रिजल्ट आता है आज का जो प्रेजेंट टाइम का युग चल रहा है के जटिल मतलब कठिन व उच्च कोट मतलब ऊपर का के पौधे व जंतु मतलब पौधे व जंतु पूर्व काल पहले के समय के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए। मतलब दोस्तों ये हुआ कि जैसे आज के जो उच्च और कठिन पौधे व जंतु हैं, ये पहले के समय के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। ये मेन इसका मतलब है दोस्तों जैव विकास का। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, नव डार्विनवाद क्या है। तो नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। वही ये बात दोस्तों कि नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की जो नई जाति उत्पत्ति हुई है पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जात से नई जात के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। दोस्तों समझ गए होंगे आप सभी, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्राज का नाम प्रसिद्ध है। किस सिद्धांत के कारण। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो है उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी ब्राज का नाम प्रसिद्ध है। यही दोस्तों बहुविकल्पीय में आता है कि ह्यूगो डी ब्राज ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो उत्परिवर्तनवाद। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है। तो लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण जिराफ के ऊपर। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि भैया ह्यूगो डी ब्राज ने उत्परिवर्तनवाद दिया, तो उत्परिवर्तनवाद क्या है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधे की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफ़ी भिन्न हैं। इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डीवराज ने सन 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों इसको, उत्परिवर्तनवाद क्या है। तो जो वैज्ञानिक हुए ये हॉलैंड को हैं, हॉलैंड। तो इन्होंने जो देखा दोस्तों अनेक पीढ़ी मतलब ये जैसे पीढ़ी जैसे बोलते हैं दोस्तों पहली दूसरी, तो ये कई पीढ़ियों का अध्ययन कर रहे थे। तो इन्होंने कुछ इन पौधों में ऐसा पाया कि कुछ पौधे उसी प्रजाति के लेकिन काफ़ी भिन्न हैं। जैसे हम लोग में होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, वही चीज़ दोस्तों उसमें भी काफ़ी भिन्नता। इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। फिर लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी ब्रीज ने सन 1901 में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, 1901 में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद का नामकरण किसने किया। ये सब याद करने वाले क्वेश्चन दोस्तों, इसमें समझने की कोई विशेष रोल नहीं है। तो नव डार्विनवाद का नामकरण जूलियन हक्सले ने किया। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। यह जनक भी पूछा जाता है दोस्तों कि नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत के जनक कौन है। तो नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को ह्यूगो डी
ब्रीज ने प्रतिपादित किया। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के जनक ह्यूगो डी ब्रीज हैं। फिर नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को भी ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डार्विनवाद तथा नो डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विनवाद तथा नो डार्विनवाद। तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने तथा नव डार्विनवाद को जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए, मतलब समझाइए या उसको उजागर कीजिए। आलोचना का मतलब होता है दोस्तों निंदा या उसकी बुराई या उसमें कमी निकालना, आलोचना होती है दोस्तों। डार्विनवाद से जुड़े कुछ विरोधात्मक, वही विरोध होगा दोस्तों, आलोचना मतलब विरोध भी हो। ये सब वही दोस्तों पर्यायवाची शब्द हैं, के हिसाब से आप समझ सकते हैं। आपत्तियां अग्र प्रकार हैं, जो आपत्ति वही वर्ड है दोस्तों ये सब। तो इसमें पहला है जो पॉइंट, डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ये एक प्रमुख आलोचना है दोस्तों कि इन्होंने अवशेषी जो अंग हैं उनकी उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरा है कि डार्विनवाद में विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, मतलब विविधता पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहला उपस्थिति, फिर विभिन्नता। फिर तीसरा पॉइंट है कि समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागत होती वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं दोस्तों? ये 2016 में आया हुआ है अति लोकप्रिय में। तो सर्वाहारी हुए हैं भैया कि जो शाकाहारी मांसाहारी सब होते हैं, मतलब जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इसमें मनुष्य आते हैं दोस्तों सर्वाहारी में क्योंकि काफ़ी लोग मतलब शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी होते हैं, तो वही सर्वाहारी कहलाते हैं। फिर एक खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? इसको तो मैंने अलग से बताया, खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। फिर से देख लेते हैं इसे। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, मतलब खाद्य जाल की बात नहीं हो रही है, खाद्य श्रृंखला होती है, एक खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन, मतलब एक ही जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। मतलब इसका हुआ दोस्तों, जैसे एक प्रकार के जीव हैं, कई प्रकार के भोजन, एक ही जीव है कई प्रकार के भोजन खा रहा है, या एक प्रकार का जीव है कई प्रकार के अन्य जीवों द्वारा, मतलब बहुत सारे जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। मेन इसका खाने से संबंध होता है दोस्तों। खाद्य जाल मतलब खाना, एक जीव अनेक खाने वाले, फिर अनेक खाने वाले एक जीव, विपरीत है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 2018 में आया वो क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं, ये क्वेश्चन दोस्तों शायद राजन सीरीज में है भी। तो ये 30 में हो जाएगी दोस्तों कि यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि फिर देखते हैं इसको दोस्तों समझ में है। यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त हो जाएं, कर दिए जाएं वही बात, तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। जब सभी समाप्त हो जाएगी तो भाई आपस में खाएंगे। जैसे इसमें दोस्तों भेड़िया और सियार की कहानी है कि ये लोग क्योंकि भोजन पा नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है जिसको देखते हैं उसी को खाने दौड़ते हैं। मेन दोस्तों भोजन का इशू है, और जो देखता है उसे मान, मतलब इंसान, मतलब हम लोग की फितरत है, इन लोगों को देखा तुरंत भगाते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। फिर से देख लेते हैं इसको एक बार कि यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होंगे या करते हैं दोस्तों, वही बात है। सेंटेंस इन्होंने साफ नहीं लिखा। यदि किसी स्तर को नष्ट कर दिया जाए, एक स्तर को, मतलब कई स्तर जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, मतलब एक स्तर नष्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, तो जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, जैसे उपभोक्ता हैं वो उत्पादक पर निर्भर करते रहते हैं,
उत्पादक का मतलब दोस्तों जैसे पेड़ पौधे जो भोजन अपना स्वयं बनाए, उत्पादक नहीं है। आपने पढ़ा होगा पीछे क्लास। फिर उपभोक्ता जैसे प्राथमिक है, द्वितीयक, तृतीयक, तो वही बात हुई, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब आप उत्पादक खत्म कर दीजिए तो जाहिर सी बात आगे के जो उपभोक्ता हैं उन पर असर पड़ेगा। तो वही बात है दोस्तों, उनका प्रवाह रुक जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशोषी अंगों के नाम लिखिए। तो पहला है अपेंडिक्स, दूसरा है साइरस, तीसरा है पूंछ की हड्डी और चौथा है कान की मांसपेशी। 5 बताया दोस्तों इन्होंने, एक एक्स्ट्रा बताया है। फिर है दूसरा दोस्तों कान की मांसपेशी, फिर है नरों में निप्पल्स। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन ने दिया है। 1809 से 1882 के बीच में मतलब इनका था। तो अंग्रेज जीव वैज्ञानिक ने दिया, चार्ल्स डार्विन ने मेन दिया योग्यतम की उत्तरजीविता। यह है क्या दोस्तों योग्यतम की उत्तरजीविता? तो वह जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेता है। अनुकूलन से वह सशक्त हो जाता है। संघर्ष में निर्बल का मतलब कमजोर दोस्तों। जीव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात योग्यतम ही जीवित रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। मतलब इसका ये हुआ कि भैया आपको यहाँ पर रहना है, मीन्स जैसे जीव हैं तो उनको संघर्ष करना पड़ेगा। कोई आके आपको खाना नहीं देगा, वो आपस में लड़ेंगे, टकराएंगे। और जैसे एटमॉस्फेयर है, अनुकूलन का मतलब हुआ दोस्तों कि उस वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। और दोस्तों जो जीन पियाजे उन्होंने बताया अनुकूलन, इसकी बहुत अच्छी परिभाषा बताइए। उसको इस बेस पे भी लिया जा सकता है, जैसे अनुकूलन का मतलब हुआ किसी वातावरण में खुद को ढालने की प्रक्रिया ही अनुकूलन है। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।